सेकंड डे पे चलते हैं। सेकंड डे का काम क्या होगा हमारे पास, सेकंड डे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी टाइप कौन सी है, देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। अब देखें 3x² - 10x + 8। अब देखें x² के साथ कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है, पहले नहीं था, अब आ गया। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन की दूसरी टाइप पे आ गए हम। अब देखें 3 को 8 से, पहले तो 1 होता 1, 8 * 8 कर लेते, अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24x² आएगा। अब 24 पे टेबल देख लें, पहले 2 वाले टेबल था 2 12 = 24, फिर 3 वाले टेबल था 3 8 = 24, फिर 6 वाले टेबल जाता है 6 4 = 24। ये 6 टेबल है, 1 2 3 4 5 6 टेबल, यानी इसके 24 के 6 फैक्टर बनते हैं। अब 6 फैक्टर में से हमने वो फैक्टर निकालना है जिसको अगर मल्टीप्लाई तो करते हैं 24 आता है, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाली वैल्यू भी आनी चाहिए, -10 आना चाहिए। तो -10 12 और 2 से माइनस करें तो 10 तो आता है, लेकिन इधर फैक्टराइजेशन नहीं होती है उसकी। 3 और 8 से 11 बनता है, 6 और 4 से 10, देखो -6 और -4 तो -10, तो -6 -4 + 8। x है तो साथ x लिख लेंगे, y है तो साथ y लिखेंगे, z है वेरिएबल तो साथ जो भी वेरिएबल हो वही वेरिएबल लिख देते। देखो वही दोबारा काम बन गया, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब देखें, पहले तो हमारे पास इधर कोएफिशिएंट होता नहीं था तो हम x कॉमन, अब इधर कोएफिशिएंट आ गया, इधर भी है इधर भी है। अब 3 पर और 6 पर टेबल क्या जाता है, 3 वाला जाता है। 3 पर टेबल 3 वाला, 3 1 * 3, 3 वाला टेबल 6 पर 3 2 * 6, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अंदर देखो 3 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक x लिख दिया। फिर 3 वाले टेबल 6 पर 2 टाइम्स x और x कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच जाएगा। अब -4 है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब 4 वाले टेबल 4 पर भी जाता है, 2 पर भी जाता है, 4 1 * 4, 4 2 * 8, तो 4 कॉमन निकल आएगा। 4 1 * 4 तो 1 आ जाएगा, x आ तो 1x को लिखने के बजाय x ही लिखते हैं। माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 4 वाले टेबल 8 पर 2 टाइम्स = 0। अब देखें x - 2 दोनों में से कॉमन आ गया, x - 2 इधर से कॉमन निकलेगा तो इधर बच जाएगा 3x, इधर से x - 2 कॉमन निकलेगा तो इधर -4 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, तो पहली ब्रैकेट 0 के इक्वल करते हैं, x - 2 = 0 एंड x = -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। -3x + 4 = 0, -3x -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई और x के साथ उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x = 4 और 3, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन हमने 4 चैप्टर में भी की थी। देखें x/4 × x + 1 = 3, उसमें हमने क्या किया था, जो डिवाइड होता है, जो भी फैक्टर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो पहले उस डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग LCM 4, इसका एलसीएम क्या आता है, इधर 4 है इधर 1 है, तो एलसीएम 4 आ गया। 4 ऑन बोथ साइड, 4 को इस हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 4 × x/4 + 1, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 हो जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, = 4 3 = 12 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इसको इधर ले आए, क्योंकि = 0 करना होता है, तो x² + x 12 इधर आएगा, -12 = 0 हो जाएगा। अब फिर फैक्टर बनाना है, देखो पहली टाइप बन गई ना, ये 1 है ये 12 है, 12 1 = 12 x², 12 पर टेबल जाता है 3 4 = एक टेबल इसलिए लिखा है क्योंकि सारे टेबल लिखने आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने पहले पीछे बता दिया है तो इधर इसलिए मैंने एक ही टेबल लिखा है, 3 4 = 12। 3 और 4 को माइनस करें तो 1 आता है, तो 4 - 3 क्या होगा, 1, तो ये मिड टर्म ब्रेक हो गई। 4x - 3x -12 = 0, तो इन दोनों ब्रैकेट में से x कॉमन आ जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, इधर माइनस है 3 कॉमन आ जाएगा, तो इधर x आ जाएगा, 3 4 = 12, तो x + 4 और x + 4 दोनों में से कॉमन, x - 3 = 0 बच जाएगा। अब दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, तो पहली वैल्यू भी 0 के इक्वल, दूसरी वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। देखें x + 4 = 0, x - 3 = 0, तो x = -4 एंड x = 3, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -4 और 3,
ठीक हो गया। अब देखें 9 क्वेश्चन देखें, सेम टू सेम वही चीज़ है। देखें 2x इज इक्वल टू 2 और x प्लस 3। अब इसका भी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसको ख़त्म करते हैं। मल्टीप्लाइंग एलसीएम x, इसका एलसीएम क्या आता है, x ऑन बोथ साइड। जो एलसीएम है उसको हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस x को इससे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर आ जाएगा, इस x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, देखो x इंटू 2x प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करें 3x, देखो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू x कैंसल 2 प्लस 3x हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, देखो माइनस 3x को इधर ले माइनस 3x, 2 को इधर ले माइनस 2 इक्वल। अब देखो दूसरी टाइप बन गई दोबारा, 2 2 ज़ार 4, ये 4x स्क्वायर, 2 वाला टेबल 4 पर 2 टाइम्स, 4 वाला टेबल 1 टाइम, दरमियान में क्या है -3 है, तो 2 और 2 से तो -3 आता नहीं है, 4 और 1 से देखो -3 है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं, -1 प्लस 1 -4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस है। देखें -4 लिखा है तो x आता है तो x लिखें, 1 के साथ x लिखें, -2। अब फिर पेयर बन गए, ये पहले पेयर ये दूसरा पेयर, इन दोनों में से x, देखो पहले रियल नंबर को कॉमन निकालते हैं। 2 और 4 का कॉमन क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर और x का कॉमन क्या है, x है, 2x कॉमन हो जाएगा तो 2 निकल गया, x निकल गया, x बच जाएगा, 2 वाला टेबल 4 पर 2 टाइम्स x निकल गया, प्लस है तो प्लस लिखें, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस माइनस -2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब x - 2 दोनों में से कॉमन तो 2x प्लस 1 अंदर बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हो गई तो x - 2 भी 0 के इक्वल एंड 2x प्लस 1 भी 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1 पहले जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा 2 एंड -1/2। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। ये मिड टर्म ब्रेक है, बस मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने कॉमन निकाल देने और इक्वल टू 0 पुट करके तो आंसर आ जाना है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पेयर बना के दे दिए, जिस तरह ये क्वेश्चन था ना x - 2 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके बाद हम दोनों, तो जब इस तरह की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहली ब्रैकेट भी 0 के इक्वल, दूसरी भी, इसमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने हमें पेयर्स बना के दे दिए। तो 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल, x - 2 भी 0 के इक्वल, तो 2x 3 उधर जाएगा -3, अब x है 2 मल्टीप्लायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +2, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा -3/2 एंड 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज डे 2 है और डे 2 में हमने तफसीली सवाल नंबर जो है वो 4 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 का। सवाल नंबर 4 है, तरीक़े पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शख्सियात का किरदार बयान करें। तो इसमें कुछ शख्सियात दी हैं जैसे सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं। तो इनका पाकिस्तान में या तरीक़े पाकिस्तान में क्या किरदार इन्होंने अदा किया वो हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान का तरीक़े पाकिस्तान में किरदार। तो इसमें वो आपको बता रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। बाप का नाम सैयद मोहम्मद तकी था। बचपन में मरूजा तालीम पाई। बाप की वफ़ात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत अख्तियार करना पड़ी। अपनी ज़ाती मेहनत और आला सलाहियतों की बिना पर 1846 में सदर अमीन मुकर्रर हुए। 1854 में इन्हें दिल्ली से बजनूर भेज दिया गया। 1858 में सदर अल सदूर के ओहदे पर तरक्की पा कर मुरादाबाद आ गए। आखिर में अलीगढ़ मुंतकिल हो गए और 1898 में वफ़ात इन्होंने पाई। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, वो कब पैदा हुए और कब उन्होंने वफ़ात पाई। तो आगे इनके हम पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या खिदमात सर अंजाम दी तरीक़े पाकिस्तान में। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार गिराने के लिए 2 कुतुब, रसाला और असबाब बगावत हिंद और हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान लिखी और इनकी दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने की कोशिश की। यानी कि कायद-ए-आज़म सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने 2 कुतुब लिखी। एक है रसाला असबाब बगावत हिंद और दूसरा है हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान लिखी। इन किताबों के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने जो 1857 की जंग आज़ादी हुई थी उसका जो पस मंज़र है और उसके जो असबाब हैं उनका ज़िक्र किया था और अंग्रेज़ों के दिलों में जो मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत थी उसको कम करने की कोशिश की। अगला पॉइंट है जी कि इंजील की तफसीर
तबहीनुल कलाम लिखी ताकि इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान मुशाबियत साबित की जा सके। तो ये 2 किताबें भी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात में शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है रसाला अहकाम व तहाम अहले किताब। इसमें इन्होंने ये साबित किया कि ईसाइयों के साथ खाना जायज़ है। इनकी कोशिशों का नतीजा ये निकला कि 1870 के आखिर में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बारे में अपनी पॉलिसी नरम कर दी। नंबर 4 पॉइंट है 1859 में मुरादाबाद में एक फ़ारसी मदरसा जो है वो कायम किया। नंबर 5 है 1862 में गाज़ीपुर में एक अंग्रेज़ी स्कूल की बुनियाद रखी। यहाँ पर ही साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसका काम अंग्रेज़ी अदब को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करना था। 1866 में इसी सोसाइटी के ज़ेर तमाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से एक अखबार जारी हुआ। यानी कि 1862 में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंग्रेज़ी स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी और फिर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी अमल में आया। उसके बाद नंबर चलें, क्योंकि सर सैयद ख़ान की खिदमात जो है यहाँ तक जो 5 पॉइंट्स हैं हमने यहाँ तक ही पढ़ने थे, तो यहाँ तक ही काफ़ी है। तो अब हम 54 पेज पर चलते हैं, जहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमात लिखी होंगी। पेज 54 निकालिए। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमात। तो इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कौम जिन रहनुमाओं को एहतराम की निगाह से देखती है, इनमें से एक शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। वो न सिर्फ़ एक अजीम फ़लसफ़ी शायर थे बल्कि तर्जुमान इस्लाम भी थे। इनका शुमार सियासतदानों में भी होता है क्योंकि आपने बरसीर के मुसलमानों के एक अलग मुमलकत का ठोस तस्वर दिया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक दीनदार घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो एक नेक और परहेज़गार इंसान थे। आपके उस्ताद सैयद मीर हसन की तरबियत का आप पर गहरा असर हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA किया, फ़लसफ़ा में MA की डिग्री हासिल की। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। तो इस तरह ये तारुफ था अल्लामा जो है वो मोहम्मद इकबाल का। तो इसका इंट्रोडक्शन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। आगे हम पढ़ते हैं इनकी खिदमात। हाँ, इसमें एक लाइन ये भी है कि आप 21 अप्रैल 1938 में जो है वो इस दार फ़ानी को छोड़ गए और बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने दफन हुए। तो ये तरीक़े वफ़ात का भी यहाँ ज़िक्र जो है वो किया हुआ है। एक लाइन आपने ये भी ऐड कर लेनी है इसमें। आगे है खिदमात में वो लिखता है कि अल्लामा इकबाल तारीख़ पाकिस्तान में एक अहम मकाम रखते हैं। इब्तिदा में आप वतन परस्त और हिंदू मुस्लिम अदाद के हामी थे। आपके इब्तदाई अशार इस बात की कासी करते हैं कि यूरोप की आला तालीम ने आपके नुक्ता नज़र को बदल दिया। आपके अशार अब मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के तर्जुमान थे। आप सारे आलम इस्लाम को मदद देखना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है अल्लामा इकबाल ने आज़ादी के लिए मुसलमानों की रहनुमाई की। आपको तस्वर पाकिस्तान का खालिक कहा जाता है। आपने मुस्लिम लीग के 1930 इलाहाबाद के इजलास में एक सदारती खुतबे में मुसलमानों की अलग आज़ाद रियासत पर रोशनी डाली और दलाइल से वाज़े किया कि मुसलमान एक अलग कौम हैं। इसलिए मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे पर मुश्तमिल मुसलमानों की इस्लामी रियासत कायम की जाए। नंबर 3 है आपने दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपने ख्यालात से आगाह किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32 में हुई थी और इसमें भी अल्लामा इकबाल ने हिस्सा लिया था। नंबर 4 है जब कायद-ए-आज़म इंग्लैंड में सुकूनत पजीर हो गए, यानी रिहाइश पजीर हुए, तो आपने 1934 में इन्हें हिंदुस्तान वापस आने की दरख्वास्त की ताकि वो अगले पेज पर है ताकि वो मुसलमानों की रहनुमाई कर सकें। नंबर 5 है 1940 में मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा पेश किया तो 1947 में अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हो गया और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमात थी, जिसके 5 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका डे 2 का जो काम था वो मुकम्मल होता है और अब आपने यहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है और इसको पढ़ना भी है और ख़ुद से याद भी करना है। तलबा चलते हैं अपने सबक के दूसरे दिन की तरफ। जी, मश्क़ी सवालात। सबक नंबर 1, सबक की आयात की रोशनी में बताइए
ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल हुई? जवाब, एक हवा के ज़रिए और नंबर 2 फ़रिश्तों के ज़रिए। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल किया था? अहले ईमान का तर्ज़ अमल बता रहे हैं कि जब दुश्मन की फ़ौजें मदीना में मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई के लिए आ गईं तो मुसलमानों की आंखें पथरा गईं। नंबर 2, खौफ से मुसलमानों के दिल जो है गलों तक पहुंच गए। और नंबर 3, मुसलमान अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था? मुनाफिकीन ने इस मौका के ऊपर कहा अल्लाह और उसके रसूल का वादा सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा था। और दूसरी बात उन्होंने कही, अहले मदीना, यहाँ पर तुम्हारे ठहरने के लिए कोई मकाम नहीं है। अपने घरों के खुला होने का बहाना बनाकर हज़रत मोहम्मद से इजाज़त लेकर राह फ़रार इख्तियार करो। सवाल नंबर 3, इन आयात में जिहाद में रुकावटें डालने वालों के बारे में क्या फरमाया गया? फरमाया कि मुनाफिकीन अपने भाइयों से कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, और ये जंग में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों के बारे में सख्त बखील हैं। खौफ के मौका पर इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जिस तरह मौत से गशी वाले की आंखें घूमती हैं। जब खौफ ख़त्म हो जाए तो मुसलमानों को अपनी तेज़ ज़ुबानों से नुकसान पहुँचाते हैं। वो मोमिन नहीं, अल्लाह ने उनके तमाम आमाल को ज़ाया कर दिया है। और 7वीं बात बता रहे हैं कि जब फ़ौजें आ जाएं तो अपने आप को सहरा में पाने की तमन्ना करते। और 8वीं बात, अगर वो तुम में होते तो जंग में बहुत ही कम हिस्सा लेते। ये बताया गया है कि जो लोग जिहाद में रुकावटें डालने वाले हैं उनके ये आज़ाइम होते हैं।